जनाब, इमरान और उसके साथियों को माइक्रोफिल्म समेत यहाँ से पहले ही कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। वो यहाँ मौजूद नहीं है। मैंने मुकम्मल तलाशी ले ली है और अब ये जैरेड बताएगा कि वो कहाँ है। बार्टन ने सर्द लहजे में कहा, मैंने तो पहले ही अर्ज की थी जनाब कि यहाँ ऐसी माइक्रोफिल्म ना लाई गई है और ना कोई इमरान और उसका साथी मौजूद है। और जनाब बार्टन साहब ने मुझे जो टेप सुनवाया है जनाब, ये टेप जाली है। जैरेड ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, तुम्हारा मतलब है कि ये टेप मैंने तैयार किया है? क्यों? बार्टन ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, मैंने तो ये नहीं कहा जनाब, और ना मेरी जुर्रात हो सकती है कि मैं ऐसा सोच भी सकूं। जैरेड ने उसी तरह मुअद्दबाना लहजे में कहा, अब क्या होना चाहिए बार्टन? कर्नल रिचर्डसन ने बार्टन से मुखातिब होकर कहा, आप इजाजत दे तो मैं अभी इस जैरेड से हकीकत उगलवा लेता हूं जनाब। बार्टन ने गुर्राते हुए कहा, वो किस तरह? क्या करोगे तुम? कर्नल रिचर्डसन ने कहा, मेरे पास बहुत से तरीके हैं जनाब। बार्टन ने वाज़ेह तौर पर कुछ कहने की बजाय गोलमोल सी बात करते हुए कहा, ओ नहीं बार्टन, मैं इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। जैरेड का यहाँ नाम है। अगर हमने इसके खिलाफ बगैर किसी सबूत के कोई कार्रवाई की तो हमें इसका नतीजा भुगतना पड़ सकता है। अलबत्ता अब ये तुम्हारा काम है कि तुम माइक्रोफिल्म और इमरान और उसके साथियों को तलाश करो। कर्नल रिचर्डसन ने गुस्सेले लहजे में कहा और उठ खड़ा हुआ। ठीक है जनाब, जैसा आपका हुक्म, बार्टन ने जवाब दिया। ओके, अब मैं वापस जा रहा हूँ। मुझे इमरान चाहिए, जिंदा या मुर्दा, कर्नल रिचर्डसन ने कहा और वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बार्टन खामोशी से उसके पीछे चल पड़ा, जबकि उनके पीछे जैरेड भी मुअद्दबाना अंदाज में चल रहा था। आप तशरीफ ले जाएं जनाब, मैं अपने आदमियों के साथ आऊंगा, बार्टन ने बाहर मौजूद कर्नल रिचर्डसन की कार के करीब पहुंचते हुए कहा। कर्नल रिचर्डसन सर हिलाता हुआ कार में बैठ गया और उसके साथ ही कार मुड़ी और फिर तेजी से वापस कंपाउंड गेट की तरफ बढ़ गई। उनके पीछे स्पेशल फोर्स की दोनों गाड़ियां भी चल गई। आए जनाब, दफ्तर में तशरीफ ले आए, आपकी हमारे दिल में बेपनाह इज्जत है। जैरेड ने कारे जाने के बाद बार्टन से मुखातिब होकर कहा, हूँ ठीक है, आओ। बार्टन ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा और दोबारा गेट की तरफ बढ़ गया। वो दोनों एक बार फिर ऑफिस में आ गए। आपके लिए पीने के लिए क्या मंगवाऊं? जैरेड ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। जो चीज चाहे मंगवा लो, बार्टन ने जवाब दिया और जैरेड ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और शराब लाने का ऑर्डर दे दिया और फिर रिसीवर रखकर वो मेज के पीछे अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक नौजवान अंदर दाखिल होकर शराब का एक बड़ा सा जाम बार्टन के सामने रखकर वापस चला गया। सुनो जैरेड, शायद इमरान ने वाकई बड़ी माहिराना अंदाज में हमारे यहाँ आने से पहले तुम्हें ब्रीफ कर दिया था, लेकिन मेरे पास वो टेप मौजूद है जिसमें तुम्हारे और इमरान के दरमियान में होने वाली बातचीत टेप है। इसे एक बार फिर सुन लो, फिर बात करता हूँ, बार्टन ने कहा और उसने जेब से जदीद साख्त का रिकॉर्डर निकाला और उसे ऑन कर दिया। कमरे में जैरेड और इमरान से होने वाली बातचीत की आवाजें सुनाई दी। ये टेप कर्नल रिचर्डसन साहब ने भी सुन चुके हैं और इतना तजुर्बा बहरहाल उन्हें भी है कि वो तुम्हारी और इमरान की आवाज पहचान सके। ये बात दूसरी है कि तुम्हें और इमरान को पहले से ही इल्म हो गया था कि ये टेप मेरे हाथ लग गया है, इसलिए तुमने इमरान को यहाँ से निकाल दिया है। लेकिन मैं ये बात बता दूं कि तुमने ये हरकत करके बहुत बुरा किया है। कर्नल रिचर्डसन साहब के इख्तियारात के बारे में तुम अच्छी तरह जानते हो, इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि तुम माइक्रोफिल्म जिस तरह चाहो किसी भी जगह पहुंचा दो और इमरान और उसके साथियों को जिंदा या मुर्दा हमारे हवाले कर दो। इसके लिए मैं तुम्हें डार्क हार्ट की तरफ से बड़ा इनाम दिलाने का भी वादा कर सकता हूँ। बार्टन ने शराब का जाम उठाकर उसके चंद घूंट भरने के बाद जैरेड से मुखातिब होकर निहायत नरम लहजे में कहा, मिस्टर बार्टन, शायद आपके दिमाग में कोई खराबी पैदा हो गई है। मैं आपकी तरह एक्रीमी हूँ। आपका क्या ख्याल है कि मुझे एक्रीमिया के मफादात अजीज नहीं है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने मुल्क के खिलाफ काम कर रहा हूँ? आपको न जाने क्या हो गया है कि आपने पहले मुझ पर खुलेआम इल्जाम लगा दिया, फिर आप जाली टेप तैयार कर ली और कर्नल रिचर्डसन साहब को साथ लेकर यहाँ पहुँच गए। मेरे अपोजिशन समेत डायरेक्ट प्रेसिडेंट साहब से ताल्लुक है। ये सब कुछ अब नाकाबिल बर्दाश्त हो गया है, समझे आप? अब अगर आपने मुझे परेशान किया तो आपको और आपके पूरे ग्रुप को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। मुझे तो लगता है कि आप खुद दुश्मन ग्रुप से मिल गए हो और भारी रकम लेकर तुमने ये कार्रवाई की है। आइंदा ना यहाँ आना और ना आइंदा मेरे मामलात में मुदाखलत करना, यह आपके लिए लास्ट वार्निंग है। जैरेड ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। हूँ ठीक है, अब तुम भी सुन लो कि मैंने बहरहाल इमरान को ट्रेस कर लेना है और उसके बाद तुम्हारा जो हश्र होगा दुनिया उससे इबरत पकड़ेगी। बार्टन ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा और शराब का जाम
मेज पर पटक कर एक झटके से उठा और तेजी से मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो इमारत से बाहर मौजूद अपने साथियों की कार के पास मौजूद था। उसने एक झटके से दरवाजा खोला और कार की साइड सीट पर बैठ गया। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से अभी तक पके हुए टमाटर की तरह सुर्ख हो रहा था। तुम इस क्लब की निगरानी कराओ, मुझे यकीन है कि इमरान और उसके साथी यहीं मौजूद है। बार्टन ने अपने एक आदमी से कहा। यस बॉस, उस आदमी ने जवाब दिया। अपने साथ 4 मजीद मुसल्लह अफराद को बुला लो और अगर उनके बारे में कोई भी खबर मिले तो मुझे इत्तला कर देना। बार्टन ने कहा। ओके बॉस, उस आदमी ने जवाब दिया और बार्टन कार में बैठ गया। वापस हेडक्वार्टर चलो, बार्टन ने तेज लहजे में ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए अपने आदमी से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, ड्राइवर ने कहा और कार स्टार्ट करके उसने तेजी से मोड़ी और फिर इमारत के कंपाउंड गेट की तरफ बढ़ा दी। कंपाउंड गेट से कार निकलकर खासी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ती चली गई। इमरान जेरेड के क्लब के नीचे बने हुए खुफिया तहखानों में से एक में मौजूद था। उसके साथी ऊपर क्लब में मौजूद थे। सिर्फ जूलिया उसके साथ बैठी हुई थी कि अचानक दरवाजा खुला और सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर अंदर दाखिल हुए। इमरान साहब, जेरेड का कहना है कि चंद आदमी इस क्लब की निगरानी कर रहे हैं और उनका ताल्लुक बार्टन के रेड ग्रुप से है, इसलिए उसने कहा है कि आप अपने साथियों को यहाँ से निकालकर मुलायका कोठी में ले जाए। इस तहखाने से मुलायका कोठी में जाने के लिए खुफिया रास्ता मौजूद है। उसने मुझे रास्ता बता दिया है। सफदर ने अंदर आते ही कहना शुरू किया। ओ, कहाँ है वो रास्ता, जल्दी करो, इमरान ने तेज लहजे में कहा तो वो सब उठ खड़े हुए। सफदर ने आगे बढ़कर सामने वाली दीवार की जड़ में पैर मारा तो सरर की आवाज के साथ ही दीवार दरमियान से 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। दूसरी तरफ एक बड़ा कमरा था और वो सब उस कमरे में पहुंच गए तो सफदर ने एक बार फिर वही कार्रवाई दोहराई और दीवार बराबर हो गई। ये खासी बड़ी कोठी थी लेकिन खाली थी, उसमें कोई आदमी मौजूद न था। तुम्हारी कार कहाँ है, इमरान ने पूछा। वो तो क्लब की पार्किंग में खड़ी है, सफदर ने जवाब दिया। उसी लम्हे अचानक वही दीवार फटी जिससे वो सब उस कमरे में आए थे और एक नौजवान तेजी से अंदर दाखिल हुआ। बॉस जेरेड ने कहा है कि आप सब यहाँ से भी निकल जाए। सिक्योरिटी फोर्स ने क्लब को घेर लिया है और हो सकता है वो इस सारे इलाके की तलाशी ले। उन्होंने ये चाबी दी है, उसके साथ टोकन भी मौजूद है। लार्सन कॉलोनी की एक कोठी की ये चाबी है और उन्होंने कहा है कि उस कोठी के गैराज में एक कार मौजूद है, उसमें चाबी भी मौजूद है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उस नौजवान ने हाथ में पकड़ा हुआ टोकन जिसके साथ चाबी मुंसलिक थी इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा और फिर तेजी से वापस उस फटी हुई दीवार में गायब हो गया। उसके साथ ही सरर की आवाज के साथ दीवार बराबर हो गई। निकल चलो यहाँ से, इमरान ने तेज लहजे में कहा और फिर थोड़ी देर में वो सब कार में सवार तेजी से उस कोठी से निकले। ड्राइविंग सीट पर इमरान था जबकि साइड सीट पर जूलिया बैठी हुई थी। तनवीर कोठी के अंदर ही रुक गया था ताकि गेट को अंदर से बंद करके गेट पर चढ़कर बाहर आए, क्योंकि इमरान नहीं चाहता था कि कोठी का फाटक खुला रहे। इमरान ने कार कोठी से निकालकर सड़क के किनारे रोक दी। चंद लम्हों बाद तनवीर कार पर सवार हुआ और इमरान ने एक झटके से कार आगे बढ़ा दी। तकरीबन निस्फ घंटे तक कार मुख्तलिफ मसरूफ सड़कों पर दौड़ने के बाद एक ऐसी सड़क पर पहुंच गई जिस पर ट्रैफिक का दबाव खासा कम था। क्या लार्सन कॉलोनी मजाफात में है, साइड सीट पर बैठी हुई जूलिया ने पूछा। वहां हमारा जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता है कि जेरेड उन्हें बताने पर मजबूर हो जाए, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। मुजाफाती सड़क पर तकरीबन मजीद 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद इमरान ने कार को साइड रोड पर मोड़ा और फिर आगे बढ़ाता चला गया। थोड़ी देर बाद कार एक खूबसूरत मुजाफाती तर्ज के मकान के गेट के सामने जाकर रुक गई। गेट बंद था। इमरान कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और तेजी से गेट की तरफ बढ़ता चला गया। गेट पर प्लेट मौजूद थी जिस पर हार्वे का नाम लिखा हुआ था। इमरान ने कॉल बेल का बटन प्रेस किया तो थोड़ी देर बाद छोटा फाटक खुला और एक एक्रीमी नौजवान बाहर आ गया और वो BMW कार और इमरान को देखकर चौंक पड़ा। हार्वे से कहो कि प्रिंस ऑफ डंप आया है, इमरान ने उस नौजवान से कहा। सॉरी बॉस, यहाँ किसी से नहीं मिलते, नौजवान ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम मेरा नाम उसे बता दो, फिर देखना वो मिलने के लिए तुमसे पहले बाहर आ जाएगा, वरना दूसरी सूरत में मुझे ये फाटक तोड़कर अंदर जाना पड़ेगा और जाहिर है कि हार्वे अपना नुकसान तुमसे पूरा करेगा और जिस कदर कीमती और खूबसूरत फाटक है उसे देखते हुए मुझे यकीन है कि तुम्हें 1 साल तक बगैर तनख्वाह के काम करना पड़ेगा। इमरान की जुबान रवा हो गई तो नौजवान चंद लम्हे हैरत से इमरान को देखता रहा, फिर कांधे झटक कर मुड़ा और अंदर से फाटक बंद कर दिया। तकरीबन 10 मिनट बाद छोटा फाटक दोबारा खुला
और एक लंबे कद और दुबले पतले जिस्म का आदमी जिसका सर बालों से कतई तौर पर बेनियाज था तेजी से बाहर आया। उसके पीछे वही मुलाजिम था, अलबत्ता उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात नुमाया थे। कहाँ है प्रिंस, कहाँ है? उस लंबे कद के दुबले पतले आदमी ने बाहर निकलकर इधर उधर देखते हुए इंतहाई बेचैन लहजे में कहा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि प्रिंस वाकई तुम्हारे दरवाजे पर आकर अपने नाम की आवाजें लगाएगा? इस बार इमरान ने अपने असल लहजे में कहा तो वो आदमी बेख्तियार उछल पड़ा। तुम प्रिंस, ओ तुम हो, ओ। उस दुबले पतले आदमी ने, जो हार्वे था, हैरत और मसरत के मिले जुले लहजे में कहा, और दूसरे लम्हे वो इस तरह इमरान पर झपट पड़ा जैसे बाज कबूतर पर झपटता है, और उसने इमरान को अपने दोनों बाजुओं में भींच लिया। अरे यहाँ फर्स्ट एड का सामान तक ना होगा, तुम्हारी ये नाजुक सी पसलियां ना टूट जाए, इमरान ने कहा, और हार्वे ने एक बुलंद कहकहा लगाते हुए इमरान को छोड़ा और फिर तेजी से अपने मुलाजिम की तरफ मुड़ा। मार्टिन, जल्दी फाटक खोलो, जल्दी करो, हार्वे ने चीख कर अपने मुलाजिम से कहा, और मुलाजिम जो फाटक पर खड़ा हैरत से ये सब कुछ होता देख रहा था, बिजली की सी तेजी से दौड़ पड़ा। ये तुम्हारे साथी हैं। ओ प्रिंस, आज तुमने मुझे वो इज्जत बख्शी ही दी है जो मेरी बहुत बड़ी हसरत थी, हार्वे ने कार की तरफ बढ़ते हुए कहा। यहाँ नहीं, अंदर चलकर कुछ खिलाओ पिलाओ, फिर तारुफ होगा, इमरान ने उसे बाजू से पकड़ते हुए कहा तो वो बेख्तियार हंस पड़ा। कार अंदर ले आओ, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा तो जूलिया साइड सीट से खिसक कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। फाटक खुल चुका था, इसलिए जूलिया खुले फाटक में से कार अंदर ले गई। न जाने तुम जैसे प्रिंसेस को इस कदर खूबसूरत बीवियां कहाँ से मिल जाती है, हार्वे ने जूलिया के कार अंदर ले जाने पर इमरान से मुखातिब होकर कहा। बीवियां, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, खुदा करे तुम्हारी ये बात पूरी हो जाए, लेकिन फिलहाल तो बीवी नाम की चीज दूर दूर तक नजर नहीं आती, तुम बीवियां कह रहे हो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे ओ, तो ये कौन है जो कार चला रही है, हार्वे ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। कार के ड्राइवर, इमरान ने सादे से लहजे में जवाब दिया तो हार्वे बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। ओ सॉरी प्रिंस, मैं समझा था तुम्हारी बीवी है, हार्वे ने कहा, और फिर इमरान समेत वो अंदर दाखिल हुआ। पोर्च में जाकर जूलिया ने कार रोक दी थी और फिर वो सब कार से नीचे उतर आए। ये हार्वे है, विलिंगटन का शैतान, इमरान ने हार्वे का अपने साथियों से तारुफ कराते हुए कहा। और तुम्हारा दोस्त, हार्वे ने हंसते हुए कहा तो इमरान भी उसके खूबसूरत जवाब पर बेख्तियार हंस पड़ा। ये मिस मैरी है, ये जैक्सन, और इमरान ने जूलिया और दूसरे साथियों का तारुफ कराते हुए कहा। बस काफी है, क्यों खामखा सोच सोच कर नाम ले रहे हो, मेरे लिए इतना ही काफी है कि ये तुम्हारे साथी है, हार्वे ने उसे दरमियान में ही टोकते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। चलो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे मजीद मगजमारी से बचा लिया। वैसे एक बात है कि एक्रीमियन नाम ही ऐसे ऊटपटांग होते हैं कि उनमें सीधे साधे नाम तलाश करना ही मुश्किल हो जाता है, इमरान ने कहा, और हार्वे एक बार फिर हंस पड़ा। आओ अंदर चलते हैं, इमरान ने कहा, और हार्वे मुड़कर अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। इमरान के साथी उसके पीछे थे। फिर वो एक खासे बड़े कमरे में पहुंच गए जिसे इंतहाई शानदार और कीमती फर्नीचर से सजाया गया था, और सजावट के लिहाज से ये सिटिंग रूम था। आप सब तशरीफ रखे, मैं आप लोगों के लिए मशरूबात का बंदोबस्त कर लूं, हार्वे ने कहा, और उठकर कमरे से बाहर चला गया। ये भी एक्रीमी है, ऐसा ना हो कि इसके अंदर भी वतन की मोहब्बत जाग उठे, जूलिया ने इमरान से कहा। बेफिक्र रहो, ये एक्रीमी नहीं, कारमन नजात है, इमरान ने जवाब दिया, और जूलिया ने असबात में सर हिला दिया। उसी लम्हे वो नौजवान अंदर दाखिल हुआ जिसने फाटक खुला था। वो ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर आया था। ट्रॉली पर जूस के गिलास रखे हुए थे। उसने एक एक गिलास सबके सामने रख दिया। बॉस ने कहा है कि जब आप उन्हें बुलाएंगे तो वो आ जाएंगे, नौजवान ने इमरान से मुखातिब होकर मुअद्दिबाना लहजे में कहा। उसे बुलाओ, उससे हमने जरूरी बात करनी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो नौजवान ने असबात में सर हिला दिया और फिर खाली ट्रॉली धकेलता हुआ वापस चला गया। ये किसकी जगह है, जूलिया ने पूछा। हम इस वक्त क्रासगाह के नवाह में हैं, हार्वे की रिहाइशगाह पर। हार्वे कारमन आजाद है, लेकिन तवील अरसे से यहाँ रह रहा है और स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़िम सिंडिकेट चलाता है। खासतौर पर बहरी स्मगलिंग का तो इसे किंग कहा जाता है। जराइम की दुनिया में काला शैतान के नाम से मशहूर है। मेरे इससे खासे गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, इमरान ने कहा तो उन सब ने असबात में सर हिला दिए। उसी लम्हे हार्वे अंदर दाखिल हुआ। आओ बैठो हार्वे, इमरान ने कहा तो हार्वे उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। कुछ परेशान लग रहे हो, मसला क्या है,
मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। हार्वे ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, तुम्हारे पास आने का मकसद भी यही है कि तुम हमारी मदद करो। तुम्हारा मुआवजा जो तुम कहोगे तुम्हें मिल जाएगा। इमरान ने कहा, देखो प्रिंस, ये ठीक है कि मेरा ताल्लुक ऐसे तबके से है जो बगैर मुआवजे के किसी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, लेकिन कम से कम तुम्हें तो ये बात नहीं करना चाहिए थी। अगर तुम मुझे अपनी जान पर खेलकर समंदर की खूनी लहरों से न बचाते तो अब से 2 साल पहले मैं मछलियों की खुराक बन चुका होता। मैं तो समझता हूँ कि गुज़िश्ता 2 सालों से मैं जो सांस ले रहा हूँ वो भी तुम्हारी वजह से ले रहा हूँ। फिर तुमने जिस तरह बेलौस अंदाज में मेरी मदद की थी, उसने तुम्हारी अजमत मेरे दिल में वाज़े कर दी है। इसके अलावा आज तक तुमने मुझे अपने एहसान का कर्ज भी उतारने का मौका नहीं दिया। अगर आज मुझे इसका मौका मिल रहा है तो तुम मुआवजे की बात कर रहे हो। हार्वे ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, यह तुम्हारी आला ज़रफ़ी है हार्वे। बहरहाल ये मामला इंतहाई संजीदा और इंतहाई अहमियत का हामिल है। मैं तुम्हें तफसील बता देता हूँ, इमरान ने कहा, और फिर उसने हार्वे को सारी तफसील बता दी और ये भी बता दिया कि वो जिस फार्मूले के लिए यहाँ आए थे वो फार्मूला एक माइक्रोफिल्म की सूरत में उसे मिल चुका है जो उसके पास है, और अब वो इस फिल्म को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहते हैं क्योंकि वो जानता है कि फिल्म गायब हो जाने के बाद डार्क हार्ट के तमाम सेक्शन उनकी तलाश पूरे करासगाह में कर रहे होंगे। वैसे तो मेरे लिए ये इंतहाई मामूली सी बात है, लेकिन जैसा कि तुमने बताया है कि डार्क हार्ट तुम्हारे पीछे लगी हुई है, तो फिर मुझे थोड़ा सा वक्त दो ताकि मैं कोई ऐसा फुल प्रूफ बंदोबस्त कर सकूं कि जिससे तुम फिल्म लेकर एग्रीमिया से निकल जाओ और किसी को कानो कान खबर भी ना हो सके। हार्वे ने कहा, तुम कितना वक्त लोगे? इमरान ने पूछा। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 दिन, हार्वे ने कहा। ठीक है, इमरान ने मुतमईन लहजे में कहा। और कोई खिदमत? हार्वे ने पूछा। मुझे माइक्रोफिल्म प्रोजेक्शन मशीन ला दो। मैं सबसे पहले इस फिल्म को चेक करना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि मैं इस फिल्म को चेक किए बगैर लेकर पाकिस्तान चला जाऊं और बाद में पता चले कि बार्टन ने अपनी जान बचाने के लिए मुझे जानबूझकर ऐसी फिल्म दे दी थी जिसमें सिरे से ही कोई फार्मूला मौजूद ना था। इमरान ने कहा, ओह, क्या तुम्हें शक है कि फार्मूला फिल्म में ना होगा? जूलिया ने चौंक कर कहा। बार्टन की बातों से तो ऐसा ही लग रहा था कि उसने हमें असल फिल्म तक पहुंचाया है, लेकिन वो डार्क हार्ट के रेड सेक्शन का इंचार्ज है और दुनिया का चालाक तरीन इंसान समझा जाता है, जिसे समझना इतना आसान नहीं। इसलिए मुमकिन है कि उसने झूठ बोला हो और आम सी फिल्म दे दी हो, इसलिए इसका चेक होना जरूरी है। इमरान ने कहा। तो उन सब ने इस्बात में सर हिला दिए। मैं मुलाजिम को भेजता हूँ, वो आपको कमरा भी दिखा देगा और आपको प्रोजेक्शन मशीन भी दे जाएगा। बाकी आप सब आराम करें और यहाँ हर लिहाज से मुतमईन रहे। यहाँ मेरी इजाज़त के बगैर कोई नहीं आएगा। मैं इंतजामात कर लूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी, हार्वे ने कहा और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बार्टन इस वक्त क्रासगाह के ग्रीनफील्ड जंगल के एक कैबिन में मौजूद था। ये कैबिन उसके लिए खास तौर पर तैयार किया गया था ताकि वो क्रासगाह से आने वाले रास्तों पर नजर रख सके। इस सारे इलाके में उसके आदमी पहले हुए थे। जंगल के उस हिस्से को उसने 0 पॉइंट का नाम दे रखा था। बार्टन के चेहरे पर संजीदगी और हद दर्जे परेशानी के तासुरात नुमाया थे। उसके सामने शराब की बोतल के साथ साथ एक वायरलेस फोन पीस भी पड़ा हुआ था। वो वक्फे वक्फे से शराब की बोतल उठाकर उसे मुंह से लगाता और फिर घूंट भरकर वापस मेज पर रख देता था। उसके साथ साथ वो इस तरह से वायरलेस फोन पीस की तरफ देख रहा था जैसे उसे किसी की कॉल का शिद्दत से इंतजार हो। थोड़ी देर बाद अचानक वायरलेस फोन की मखसूस घंटी बज उठी तो वो चौंक पड़ा और उसने हाथ बढ़ाकर फोन पीस उठा लिया। यस, बार्टन बोल रहा हूँ, बार्टन ने तेज लहजे में कहा। जैक्सन बोल रहा हूँ बॉस, पॉइंट 6 से। दूसरी तरफ से एक मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। हाँ, क्या रहा? कुछ पता चला उन पाकिस्तानियों के बारे में, बार्टन ने इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा। यस बॉस, पाइक की टीम ने न सिर्फ उनका खोज लगा लिया है बल्कि उनके लिए काम करने वाले आदमी का भी खोज लगा लिया है। और बॉस, पाइक ग्रुप ने एक फोन कॉल भी टेप की है जिसमें उस आदमी जिसका नाम हार्वे है की बात उन एजेंटों के लीडर अली इमरान से हुई है। उसमें आपका नाम भी लिया गया है। दूसरी तरफ से कहा गया। ओ, पूरी तफसील बताओ जैक्सन, बार्टन ने चौंक कर और बेचैन से लहजे में कहा। बॉस, जो हालात मालूम हुए हैं उनके मुताबिक इमरान और उसके साथी जेरेड के क्लब के तहखानों में ही छुपे हुए थे। तहखानों में ही एक सुरंग है जो वहां से निकलकर एक रिहाइशगाह में जाती है। उस रिहाइशगाह में पहले से ही एक कार मौजूद थी। वो सब उस कार में निकल गए थे। वो जिस कार में निकल कर गए थे उसमें एक ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ था
कार का नंबर और ट्रैकिंग कोड मालूम होते ही मैंने उसे सर्चिंग पर लगा दिया था और सर्चिंग सिस्टम से पता चला कि वो सब क्रास्का के काले शैतान हार्वे के स्पेशल पॉइंट पर पहुंचे थे। उसके बाद कार वहां से गायब कर दी गई थी। वो सब हार्वे के मेहमान बन गए थे। उसके बाद हार्वे उन्हें खुद लेकर ग्रीनफील्ड जंगल की तरफ रवाना हो गया है। जैक्सन ने जवाब दिया, इस सारी तफसील का इल्म तुम्हें कैसे हो गया? बार्टन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, मैंने जेरेड के एक खास आदमी को खरीद लिया था बॉस। उसने ही मुझे सारी तफसील बताई है और कार का सुराग तो मैंने ट्रैकिंग सर्चिंग सिस्टम से लगाया है, दूसरी तरफ से कहा गया और बार्टन ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। वो जंगल में कार पर गए हैं या किसी और जरिए से? बार्टन ने होंठ चबाते हुए पूछा। फोर्ड डबल पावर जीप है बॉस, जैक्सन ने जवाब दिया। तुमने वाकई काम किया है जैक्सन, इसलिए तुम्हें तुम्हारे तस्वुर से भी ज्यादा इनाम मिलेगा। अब तुम एक और काम करो कि जब ये लोग जंगल के करीब पहुंचे तो तुमने मुझे उनकी जीप और उनके बारे में तफसील बतानी है, मतलब है उनके हुलिये और तादाद वगैरह। फिर मैं खुद ही उनसे निपट लूंगा और तुम्हें इसका मजीद भारी इनाम मिलेगा। बार्टन ने कहा, यस बॉस, हो जाएगा काम। मैं आपको फोन करके इत्तला दे दूंगा, आप बेफिक्र रहें। दूसरी तरफ से कहा गया, अपना खास तौर पर ख्याल रखना, ये इंतहाई खतरनाक ग्रुप है। बार्टन ने कहा, यस बॉस, जैक्सन ने जवाब दिया और बार्टन ने ओके कहकर राब्ता खत्म किया और फिर टोन आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। क्रास्का कस्बे में तमाम फोन वायरलेस सिस्टम के तहत चलते थे, लेकिन चूंकि इस सिस्टम के तहत फोन बेहद महंगा पड़ता था, इसलिए यहाँ खास ग्रुप्स और लोगों के पास ही फोन थे। एंडर्स बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही एक खुश्क और करख्त मर्दाना आवाज सुनाई दी। बार्टन बोल रहा हूँ एंडर्स, क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? बार्टन ने कहा। क्यों, क्या कोई खास बात हो गई है? क्योंकि तुम इंतहाई जरूरत के वक्त ही मुझे याद करते हो। दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। हाँ, तुम्हारे लिए एक अहम काम है जिसका तुम्हें भारी मुआवजा मिल सकता है। इसके लिए तफसीली बात होना जरूरी है और वो भी आमने सामने। बार्टन ने कहा, वेरी गुड, क्या वाकई कोई खास काम निकल आया है? मेरे मतलब का। दूसरी तरफ से मसरत भरे लहजे में कहा, हाँ, इसलिए तो बुला रहा हूँ। बार्टन ने संजीदगी से कहा, ओके, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो बार्टन ने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद दरवाजा खुला और एक लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का एग्रीमी अंदर दाखिल हुआ। उसने मकामी लिबास पहना हुआ था। उसके चेहरे पर सख्त गिरी नुमाया थी। आओ एंडर्स, वो सामने रैक में तुम्हारी पसंदीदा शराब मौजूद है, जितनी मर्जी बोतलें उठा लाओ। बार्टन ने मुस्कुराते हुए कहा।